हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडलर्न। तो स्टूडेंट्स, आज हम फार्माकोलॉजी में ही एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज फार्माकोकाइनेटिक्स। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फार्माकोलॉजी के दो ब्रांचेस होते हैं, वन इज फार्माकोकाइनेटिक्स एंड अनदर इज फार्माकोडायनेमिक्स। ओके, तो सबसे पहले हम इन दोनों टर्म्स के बारे में जानते हैं कि आखिर ये दो टर्म्स होता क्या है। ओके, देखते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक्स जो टर्म्स है ये होती क्या है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या होता है कि फार्माकोकाइनेटिक्स कहता है कि व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, यानी कि आपने कोई भी ड्रग इनटेक किया, कोई भी ड्रग लिया, तो वो ड्रग हमारे बॉडी के अंदर जाएगी। आप चाहे जिस भी रूट से वो ड्रग लो, वो ड्रग हमारे बॉडी के अंदर जाएगी। तो हमारे बॉडी के अंदर उस ड्रग का जो मूवमेंट होता है, हमारे बॉडी के अंदर वो ड्रग कहाँ पे किस तरीके से मूव करती है, कहाँ पे क्या प्रोसेस होता है, वो सब हम देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में। मतलब कि इसमें हम होता है कि व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, यानी कि आप कोई भी ड्रग ले रहे हो तो उस ड्रग के लिए हमारे बॉडी की जो रिस्पॉन्स होती है, हमारा बॉडी उस ड्रग पे कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, कैसे एक्ट करेगा, वो सब कुछ हम देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर। ओके, एंड अनदर टर्म क्या होता है कि फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स में क्या होता है कि ये बोलता है कि व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, यानी कि कोई भी ड्रग आपने इनटेक किया तो वो ड्रग आपके बॉडी पे क्या एक्शन दिखाती है, उसका क्या इफेक्ट होता है, वो ड्रग हमारे बॉडी के लिए क्या कर रही है, वो आता है फार्माकोडायनेमिक्स में। ओके, तो ये दो टर्म्स आपको क्लियर हुआ कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे कि अगर हमें हेडेक होता है, ओके, तो हेडेक में जो मोस्ट कॉमन मेडिसिन ली जाती है दैट इज डिस्प्रिन। डिस्प्रिन लेते हैं, तो डिस्प्रिन अगर आपने लिया तो वो लेने के कुछ टाइम के बाद आपका जो हेडेक होगा वो रिलीफ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो मतलब वो डिस्प्रिन लेने के मतलब वो डिस्प्रिन हमारे बॉडी पे क्या कर रही है कि वो डिस्प्रिन हमने लिया तो वो हमारे हेडेक को क्या कर रही है, कम कर रही है, उससे हमें रिलीफ प्रोवाइड करा रही है। तो वो आता है फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर। फार्माकोडायनेमिक्स में हमने क्या देखा था कि मतलब जो भी ड्रग हम ले रहे हैं वो ड्रग हमारे बॉडी के लिए क्या कर रही है, हमारे बॉडी के साथ क्या कर रही है, वो हम किस में देख रहे थे, फार्माकोडायनेमिक्स में। ओके, तो डिस्प्रिन हमने लिया तो डिस्प्रिन हमारे बॉडी के साथ क्या कर रही है, हमारे हेडेक को सही कर रही है, ठीक कर रही है। तो ये किस में आएगा, फार्माकोडायनेमिक्स में आएगा। ओके, एंड फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या होता है कि कोई भी ड्रग आपने ओरली लिया तो वो ड्रग हमारे बॉडी के अंदर जाएगी, स्टमक में जाएगी, इंटेस्टाइन में जाएगी, और वहां से फिर वो पूरे बॉडी में इस तरीके से उस ड्रग का मूवमेंट होगा। तो कहाँ पे किस तरीके से वो मूव करेगी, क्या प्रोसेस होगा, हमारी बॉडी उस पर कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, वो सब कुछ हम फार्माकोकाइनेटिक्स में देखते हैं। ओके, दैट इज क्लियर। तो सबसे पहले हम फार्माकोकाइनेटिक्स को ही बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या होता है कि देखो, फार्माकोकाइनेटिक्स जो होता है ये दो वर्ड से मिलके बना होता है, फार्माकोन एंड काइनेटिक्स। तो फार्माकोन मीन्स क्या होता है, ड्रग, कोई भी मेडिसिन, कोई भी ड्रग हुआ, एंड काइनेटिक्स मीन्स क्या होती है, मूवमेंट। ये ऑलरेडी आप पहले से जानते हो। ओके, तो फार्माकोकाइनेटिक्स में हमने क्या देखा कि व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, यानी कि मतलब बॉडी, कोई भी ड्रग हमने इनटेक किया तो बॉडी उस ड्रग के साथ क्या कर रही है, या फिर हमारा उस बॉडी का उस ड्रग के लिए क्या रिस्पॉन्स होगा, वो हमने फार्माकोकाइनेटिक्स में देखेंगे। ओके, तो फार्माकोकाइनेटिक्स में ये चार प्रोसेस होती है मेनली। ये चार प्रोसेस के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, देन डिस्ट्रीब्यूशन, देन मेटाबॉलिज्म, एंड सबसे लास्ट में क्या होगा, एक्सक्रीशन। क्योंकि कोई भी चीज आपने इनटेक किया, खाया, तो उसको बॉडी से एलिमिनेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो ये चार प्रोसेस होती है फार्माकोकाइनेटिक्स में, जिसको हम एक एक करके बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन के बारे में। ओके, जो हमारा पहला प्रोसेस है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में जो सबसे पहला प्रोसेस होता है दैट इज ड्रग एब्जॉर्प्शन। ओके, तो एब्जॉर्प्शन से आपको पता चल रहा होगा कि मतलब ड्रग का एब्जॉर्ब होना, लेकिन कहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है, तो ब्लड सर्कुलेशन में। ओके, तो देखो, अगर आप कोई भी ड्रग लेते हो, कोई भी ड्रग इनटेक करते हो, जिस भी रूट से इनटेक कर रहे हो, ओरली, मतलब मोस्ट ऑफ द ड्रग तो ओरली ही इनटेक की जाती है। तो अगर आप ओरल रूट से ले रहे हो या फिर पैरेंट्रली ले रहे हो, जैसे भी ले रहे हो, ओके, तो जहां से आप ड्रग ले रहे हो वहां से ड्रग का जो मूवमेंट होता है ब्लड सर्कुलेशन तक, ठीक है। मतलब मान लो कि अगर आपने ओरली कोई ड्रग लिया,
ओके अगर आप ओरल रूट के थ्रू कोई भी ड्रग ले रहे हो तो वो ड्रग जो है वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर गई। अब वो बॉडी के अंदर कहाँ पे आएगी, हमारे स्टमक में आएगी। स्टमक में क्या प्रेजेंट होता है, एसिड प्रेजेंट होता है। वो एसिड उस ड्रग पे अटैक करेगा और वो जो ड्रग होगा उसको वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा, यानी कि उस ड्रग का डिसइंटीग्रेशन हो गया। अब हमारे स्टमक में सिर्फ वो ड्रग तो नहीं है, काफी सारे एंजाइम्स होते हैं, एसिड होता है, वाटर होगा, कुछ फूड भी प्रेजेंट होंगे। तो क्या होगा कि मतलब जो ड्रग होगा वो उन सभी चीजों के साथ मिल जाएगा, मतलब उस ड्रग का डिसोल्यूशन हो गया। ओके अब वो ड्रग जो है वो हमारे स्टमक में उन सभी चीजों के साथ अच्छे से मिल गया। फिर वो ड्रग कहाँ पे आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा एंटर करेगा। और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोग जानते हैं कि ड्रग मतलब कोई भी ड्रग हो या फिर कोई भी चीज हो, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है। ठीक है, तो वो ड्रग हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आया तो वहां से फिर वो ड्रग एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन में जाता है। स्टमक से भी कुछ अमाउंट में ड्रग एब्जॉर्ब होता है, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट जो है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन में जाता है। तो वही बोल रहा है कि ड्रग का जो मूवमेंट होगा फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू ब्लड स्ट्रीम, यानी कि जहां से हमने ड्रग लिया वहां से जो ड्रग का जो मतलब वहां से ड्रग का ब्लड सर्कुलेशन में एंटर करना, ब्लड सर्कुलेशन में जाना ही क्या कहलाता है, ड्रग एब्जॉर्प्शन कहलाता है। ओके क्लियर। कि मान लो कि अगर आपने कोई भी ड्रग लिया, मान लो ये ड्रग है, ठीक है, कोई भी ड्रग लिया तो ये क्या है, ये हमारा ब्लड वेसल है। तो कोई भी ड्रग जो आपने इनटेक किया तो उसका ब्लड सर्कुलेशन में एंटर करना, मतलब ब्लड सर्कुलेशन, अब देखो ये ब्लड कैपिलरी है, ब्लड वेसल्स है, तो ब्लड वेसल्स के भी अपनी एक मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, एक मेम्ब्रेन होती है, हर एक जो हमारे बॉडी में जितने भी स्ट्रक्चर हैं, जितने भी ऑर्गन्स है, सबका एक मेम्ब्रेन तो होता है। तो ब्लड वेसल्स की भी एक क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। तो ये जो ड्रग पार्टिकल्स है ये क्या करेगा कि इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कहाँ जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन में चला जाएगा। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन में चला गया तो इसी को बोलते हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन, कि ड्रग का ब्लड सर्कुलेशन में, ब्लड में एंटर करना ही क्या होता है, ड्रग एब्जॉर्प्शन होता है। अगर आप ओरल रूट से कोई भी ड्रग लोगे तो ओरल रूट से अगर आप कोई ड्रग लेते हो तो वो ड्रग हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक में जाएगी पहले, देन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी, फिर वहां से कुछ ड्रग एब्जॉर्ब होकर ब्लड सर्कुलेशन में चली गई और कुछ जो है वो पोर्टल वेन के थ्रू कहाँ चली गई, लिवर में चली गई, फिर लिवर में उसका मेटाबॉलिज्म हुआ और आगे की ये सारी प्रोसेस हुई। ओके लेकिन अगर आप कोई भी ड्रग पैरेंटरल रूट से लेते हो, मतलब आईवी के थ्रू या इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू लेते हो, तो उसमें क्या होता है कि आपने जहां से ड्रग लिया, अगर आईवी के थ्रू ड्रग लिया तो वो ड्रग को इन सारे प्रोसेस के थ्रू नहीं गुजरना पड़ता है। ठीक है, उसमें उसको जीआईटी से कोई मतलब नहीं है। अगर आपने ड्रग दिया, वो ड्रग जो है वो डायरेक्टली आपके ब्लड सर्कुलेशन में चली गई, तो आप सोच सकते हो कि उसको उन सारी प्रोसेस से तो नहीं गुजरना पड़ा, तो उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन क्या होगा, फास्ट होगा। वो ड्रग बहुत आसानी से, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो गया ब्लड सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन में आके वो बहुत जल्दी मिल गया, तो उसका रिस्पॉन्स भी बहुत जल्दी होगा, क्विक रिस्पॉन्स होगा, क्विक एब्जॉर्प्शन होगा, है ना। तो उस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी भी क्या होगी, काफी हाई होगी। हमने देखा था लास्ट वीडियो में, मैंने आपको बायो अवेलेबिलिटी के बारे में बताया था कि बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है कि कोई भी ड्रग अगर आप किसी पेशेंट को दे रहे हो, तो जितने डोज में, जितने अमाउंट में अगर आप ड्रग दे रहे हो, तो उसमें से कितना अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब होकर ब्लड सर्कुलेशन में जा रहा है, वही आपकी बायो अवेलेबिलिटी कहलाती है। ठीक है, तो अगर आपने आईवी के थ्रू कोई ड्रग दिया तो वो ड्रग जितना अमाउंट में आपने दिया वो पूरा का पूरा जो है वो आपके ब्लड सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए उसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। ठीक है, तो ये था ड्रग एब्जॉर्प्शन की ड्रग एब्जॉर्प्शन होता क्या है और कैसे होता है, ये हमने देखा। अब ड्रग एब्जॉर्प्शन जो है ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर आता है फिजिकल स्टेट, यानी कि देखो जो ड्रग होती है, मैंने आपको बताया था कि जो ड्रग होती है वो कई सारे फॉर्म्स में होती है। कुछ ड्रग लिक्विड डोजेस फॉर्म में होते हैं, कुछ सॉलिड डोजेस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो जो लिक्विड डोजेस फॉर्म में जो ड्रग्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन सॉलिड डोजेस फॉर्म के कंपेयर क्या होता है, बेटर होता है। क्यों? क्योंकि देखो जो सॉलिड डोजेस फॉर्म में जो ड्रग्स होते हैं वो हमारे स्टमक में जाएंगे, फिर वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटेंगे, फिर उनका स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर उनका एब्जॉर्प्शन होगा। लेकिन लिक्विड डोजेस फॉर्म
मतलब कोई भी टैबलेट या कैप्सूल लेते हो तो उनको क्या करना पड़ता है कि वो जो हमारे स्टमक में जाते हैं तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में पहले टूटते हैं, फिर उनका एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन अगर आप कोई सिरप ले रहे हो, कोई भी ड्रग अगर आप सिरप फॉर्म में ले रहे हो, लिक्विड फॉर्म में ले रहे हो, तो उस ड्रग को मतलब टूटने की जरूरत नहीं होती है, वो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है। तो उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन क्या होगा, बेटर होगा और फास्ट होगा एज कंपेयर टू सॉलिड डोसेज फॉर्म। ओके, तो ये आता है फिजिकल स्टेट में। नेक्स्ट आता है लिपिड सॉल्युबिलिटी एंड अनआयोनाइज्ड फॉर्म, यानी कि लिपिड सॉल्युबिलिटी पे देखते हैं पहले कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ड्रग्स होती है वो ब्लड स्ट्रीम में जाती है। तो ब्लड स्ट्रीम की क्या होती है कि ब्लड वेसल्स के भी एक मेम्ब्रेन होती है जिसको इसको क्रॉस करके तब इसको ब्लड सर्कुलेशन में जाना होता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जितने भी मेम्ब्रेन होते हैं तो उनका जो मेन कॉम्पोनेंट होता है वो क्या होता है, लिपिड होता है। तो अगर ड्रग की लिपिड सॉल्युबिलिटी अच्छी होगी, अगर वो ड्रग लिपिड सॉल्युबल होगा, तभी तो वो इस मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस करके ब्लड सर्कुलेशन में जा पाएगा। तो इसलिए लिपिड सॉल्युबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, उस पर भी मतलब ड्रग एब्जॉर्प्शन जो है वो डिपेंड करता है कि अगर मतलब ड्रग अगर लिपिड सॉल्युबल है तो वो इजीली और अच्छी तरीके से जाके ब्लड सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो पाएगा। लेकिन अगर वो लिपिड सॉल्युबल नहीं है तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। ओके, एंड अनआयोनाइज्ड फॉर्म में जो ड्रग्स होती है वो बेटर एब्जॉर्ब होती है एज कंपेयर टू आयोनाइज्ड फॉर्म। नेक्स्ट आता है पीएच। पीएच की अगर हम बात करें तो जो वीकली एसिडिक यानी कि जो स्ट्रांगली एसिडिक और बेसिक ड्रग्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन उतने अच्छे से नहीं हो पाता, लेकिन जो वीकली एसिडिक और बेसिक ड्रग्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन ज्यादा अच्छे से हो पाता है, उनका बेटर एब्जॉर्प्शन हो पाता है। तो जो एसिडिक ड्रग्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन मोस्टली कहाँ पे होता है, स्टमक में होता है। ओके, एंड जो बेसिक ड्रग्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये चीजें ध्यान रखना कि पीएच में आ गया कि एसिडिक एंड बेसिक कंडीशन। नेक्स्ट आता है पार्टिकल साइज, यानी कि ड्रग की पार्टिकल साइज पे भी तो उसका एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है कि अगर ड्रग जितने छोटे पार्टिकल साइज में होता है, क्योंकि स्टमक में क्या हो रहा था कि जो ड्रग आ रही थी, कोई भी टैबलेट या कैप्सूल हम ले रहे थे तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट रहा था। क्यों, ताकि उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे तरीके से हो सके। तो वही बोल रहा है कि अगर ड्रग के पार्टिकल का साइज जितना छोटा होगा वो उतने अच्छे से और जल्दी मतलब इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएगा और ब्लड सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो पाएगा। तो पार्टिकल्स का साइज जितना छोटा होगा उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन उतना बेटर होगा। नेक्स्ट आता है फूड, यानी कि अगर स्टमक में ऑलरेडी फूड प्रेजेंट होता है तो जो ड्रग है वो उस फूड के साथ मिलके, उस फूड पार्टिकल के साथ मिलके क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। ठीक है, उस फूड पार्टिकल के साथ मिलके वो क्या हो जाएगा, ड्रग डाइल्यूट हो जाएगा, थोड़ा बल्की हो जाएगा, जिस वजह से वो इस मेम्ब्रेन को इजिली क्रॉस नहीं कर पाएगा और इजिली एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, मतलब उसको एब्जॉर्ब होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। ओके, तो फूड जो होता है वो मतलब कुछ ड्रग्स के एब्जॉर्प्शन को, सारे ड्रग्स के एब्जॉर्प्शन को नहीं, किसी ड्रग्स के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है, उसको डिले कर देता है। इसलिए हमने देखा होगा कि कुछ ड्रग्स ऐसे भी होते हैं, कुछ टैबलेट ऐसे भी होते हैं जिसे हमें खाना खाने से पहले लेना होता है, तो वो उसका रीजन यही हो गया। नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस, यानी कि हमने जैसे कि मान लो कि अगर इतना सरफेस है, ठीक है, इतना सरफेस है तो जो भी ड्रग पार्टिकल आएगी वो इसी सरफेस पे आके इसी सरफेस को क्रॉस करेगी और यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी। लेकिन अगर मान लो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो जो ड्रग आएगी वो आराम से इस सरफेस पे आएगी और आराम से एब्जॉर्ब होते जाएगी, मतलब जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब होते जाएगी। और अगर सरफेस एरिया कम होगा तो अगर ड्रग पार्टिकल ज़्यादा है तो उसको मतलब इतने ही सरफेस एरिया में से धीरे धीरे किसी तरह से एब्जॉर्ब होना पड़ेगा। तो वही है कि अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो मतलब ड्रग का एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, अच्छे से होगा और जल्दी होगा। नेक्स्ट आता है डिजीज कंडीशन, कि अगर मतलब हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी पेशेंट को कोई डिजीज होता है, कोई भी पर्सन को कोई डिजीज है, तो डिजीज कंडीशन में क्या होता है कि उसकी इम्यून सिस्टम भी वीक होती है और उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी थोड़ा वीक हो जाता है, जिसकी वजह से वो ड्रग का एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो डिजीज कंडीशन में भी ड्रग का एब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है, थोड़ा स्लो हो जाता है नॉर्मल से। तो दिस इज ऑल अबाउट ड्रग एब्जॉर्प्शन। ठीक है, कि ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या होता है, किस तरीके से होता है, और कौन देखते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। आपको डिस्ट्रीब्यूशन टर्म से ही पता चल रहा होगा कि इसमें क्या होने वाला है। ड्रग एब्जॉर्प्शन में क्या था कि आप जहां से जिस रूट से भी ड्रग ले रहे थे वहां से ड्रग्स जो है वो ब्लड सर्कुलेशन में एंटर कर रहा था, वो था ड्रग एब्जॉर्प्शन। ओके, एंड ड्रग तो मतलब देखो, जो भी ड्रग आपने इनटेक किया वो ड्रग आपके ब्लड सर्कुलेशन में तो आ गया, अब वहां से ड्रग का आगे मूवमेंट होगा। ठीक है, तो वो आता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में। कि देखो,
इसमें क्या होता है कि रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ ड्रग बिटवीन बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स, यानी कि हमारे बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स जो होते हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट, इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट, एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट, तो इन कंपार्टमेंट्स के बीच में इन इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर जो स्पेस होता है, जो कैविटीज होती है, तो उनके बीच में, उन कंपार्टमेंट्स के बीच में ड्रग का जो रिवर्सिबल ट्रांसफर होता है इधर से उधर, वो होता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो कि यहाँ पे एक टिश्यू है, ठीक है, मान लो ये एक टिश्यू है। अब जो टिश्यू होता है वो ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बना होता है, तो इसके अंदर कई सारे सेल्स होंगे, ठीक है, ये कई सारे सेल्स हैं एक टिश्यू के अंदर। तो देखो, जो सेल्स के बाहर जो आपको ये स्पेस दिख रहा है, ये सब क्या है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट्स है। और सेल के अंदर क्या होता है, इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट या इंट्रा सेलुलर स्पेस होता है। तो ड्रग जो है वो ब्लड सर्कुलेशन में तो आ गया, अब यहाँ से ड्रग जो है वो हमारे बॉडी के अलग अलग सेल्स, टिश्यू तक सप्लाई होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये जो भी ड्रग है वो ब्लड सर्कुलेशन से सबसे पहले कहाँ आता है, एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में आता है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आता है, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। और फिर यहाँ से ये ड्रग जो है वो फिर कहाँ जाएगा, इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट के अंदर जाएगा। तो इस तरीके से ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इस तरीके से ड्रग का ट्रांसफर होता है, उसका मूवमेंट होता है हमारे बॉडी के अंदर। ओके, तो ये आता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। तो जिस तरीके से ड्रग एब्जॉर्प्शन कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा था, उसी तरह से ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन भी कई सारे फैक्टर्स पे यहाँ पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहला फैक्टर होता है ब्लड फ्लो, यानी कि हम लोग, ऑफ कोर्स ये जाहिर सी बात है कि जहां पर जिस एरिया में, जिस ऑर्गन में ब्लड का फ्लो ज्यादा होगा, वहां पे ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। वहां पे ड्रग जो है वो, क्योंकि देखो ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब होके कहाँ आया, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में आकर मिल गया। अब ब्लड जो है वो हमारे पूरे बॉडी में हर एक ऑर्गन, हर एक टिश्यू तक सप्लाई होता है, हर एक टिश्यू तक सर्कुलेट होता है। तो वो ड्रग उस ब्लड सर्कुलेशन में मिलके हमारे टिश्यूज तक, हमारे सेल्स तक डिस्ट्रीब्यूट होता है, स्पेशली उन सेल्स तक, उन टिश्यूज तक जहां पे उस ड्रग को अपना एक्शन दिखाना है, क्योंकि उस ड्रग का जो रिसेप्टर होगा वो वहीं पे प्रेजेंट होगा जहां पे उसको अपना एक्शन दिखाना होता है, ठीक है। तो ब्लड फ्लो में क्या होगा कि मतलब जहां पे, जिस एरिया में, जिस ऑर्गन में ब्लड का फ्लो ज्यादा होगा, तो वो ड्रग उसे मतलब वहां पे ज्यादा फ्लो करेगा उस एरिया में, तो इसलिए ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन भी वहां पे ज्यादा होगा। जैसे कि हार्ट हो गया, किडनी हो गया, ब्रेन हो गया, यहाँ पे ब्लड का फ्लो ज्यादा होता है, तो यहाँ पे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन भी ज्यादा होगा। ओके, एंड जो लेस परफ्यूज्ड एरियाज होते हैं, लाइक एडिपोज टिश्यू हो गया, स्केलेटल मसल हो गया, तो यहाँ पे ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लड फ्लो भी कम होता है। नेक्स्ट आता है लिपिड सॉल्युबिलिटी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी ड्रग है तो वो अगर कहीं भी किसी ऑर्गन में, किसी स्ट्रक्चर तक पहुंच रही है, तो वो मतलब वो कई सारे मेम्ब्रेन को क्रॉस करके पहुंच रही है, और जो मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड सॉल्युबल होता है, मतलब लिपिड का बना होता है। तो ड्रग को क्या होना पड़ेगा, लिपिड सॉल्युबल होना पड़ेगा। ड्रग अगर लिपिड सॉल्युबल होगी तभी वो उस मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर पाएगी और वहां तक पहुंच पाएगी, चाहे वो किडनी हो, हार्ट हो, कोई भी हो, कोई भी ऑर्गन हो। सभी ऑर्गन जो होता है वो एक मेम्ब्रेन से बना होता है, आउटर मेम्ब्रेन होती है सबकी, तो इसलिए लिपिड सॉल्युबल होना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट आता है कैपिलरी परमेबिलिटी। ऑफ कोर्स अगर कैपिलरी परमेबिलिटी ही नहीं होगा तो फिर वो ड्रग जो है वो ब्लड सर्कुलेशन में ही सही से नहीं पहुंच पाएगा, तो फिर वो हमारे टिश्यूज या सेल्स तक कैसे पहुंचेगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो कैपिलरी परमेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और इसमें दो फैक्टर आता है, एक आता है ब्लड ब्रेन बैरियर और एक होता है प्लासेंटल बैरियर, ठीक है। इसमें दो बैरियर आते हैं, फर्स्ट इज ब्लड ब्रेन बैरियर एंड अनदर इज प्लासेंटल बैरियर। तो उन दोनों बैरियर को भी हमें यहाँ पे मेंशन करेंगे और उसके बारे में भी हम थोड़ा देखेंगे। पहले हम ब्लड ब्रेन बैरियर के बारे में देखते हैं कि ब्लड ब्रेन बैरियर होती क्या है। तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ब्लड ब्रेन बैरियर, यानी कि ब्लड और ब्रेन के बीच में जो बैरियर होती है, जो बाउंड्री होती है, उसको हम बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। तो हमारे ब्रेन के अंदर भी क्या होती है कि मतलब ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। तो उस ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्या होता है कि सेल्स होती है। तो ब्रेन के मतलब ब्लड के अंदर जो सेल्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथेलियल सेल्स। तो वो एंडोथेलियल सेल्स जो होती है वो एक दूसरे से जुड़ी होती है टाइट जंक्शन के थ्रू। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ लिपिड सॉल्युबल
सिर्फ लिपिड सॉल्युबल और अनआयोनाइज्ड फॉर्म में जो ड्रग्स होता है वही इस बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन तक पहुंच पाता है। ठीक है, मतलब वो सिर्फ लिपिड सॉल्युबल और अनआयोनाइज्ड फॉर्म में जो ड्रग्स होते हैं जो ब्लड सर्कुलेशन में प्रेजेंट होते हैं, और तो वही ड्रग इस बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन तक पहुंच पाते हैं। जैसे मान लो कि डाइजेपाम हो गया, एम्फेटामिन हो गया, तो ये सारे ड्रग्स होते हैं जो इस बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं और ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो लिपिड इनसॉल्युबल या फिर जो आयोनाइज्ड ड्रग्स होते हैं वो इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते। ठीक है, जैसे मान लो डोपामिन हो गया, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हो गया, तो ये सारे लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग्स होते हैं जो इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि किसी डिजीज कंडीशन में, लाइक अगर किसी को मेनिंजाइटिस हो गया या फिर एंसेफ्लाइटिस हो गया, तो वैसे कंडीशन में क्या होता है कि इस बैरियर की जो परमेबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो नॉर्मल कंडीशन में जो सब्सटेंस, जो ड्रग इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रहा था, अब वो भी इस बैरियर को इजीली क्रॉस करके ब्रेन तक पहुंच जाएगा। मान लो फॉर एग्जांपल कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जो पेनिसिलिन जी होती है वो इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती है और ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती है, लेकिन एंसेफ्लाइटिस या मेनिंजाइटिस जैसे कंडीशन में वो भी इस बैरियर को इजीली क्रॉस करके मतलब ब्रेन तक पहुंच जाती है। तो ये होता है, ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर में। नेक्स्ट आता है प्लासेंटल बैरियर। अब आपको पता चल रहा होगा कि प्लासेंटल बैरियर क्या होता है। तो प्लासेंटल बैरियर में क्या होता है कि ये प्लासेंटल बैरियर कहाँ पे होता है, जनरली प्रेग्नेंट मदर में होता है, प्रेग्नेंट वोमेन में होता है। तो अगर कोई प्रेग्नेंट वोमेन कोई ड्रग लेती है तो वो ड्रग उसके फीटस तक भी पहुंच सकता है। सारी ड्रग नहीं, लेकिन कुछ ड्रग्स ऐसे भी हो सकती हैं जो वो उसके प्लासेंटा को क्रॉस करके फीटस तक पहुंच जाए। और अगर वो मतलब कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो फीटस को नुकसान भी पहुंचा सकती है ऐसे, और कुछ जो होती है वो फीटस के लिए फायदेमंद भी होती है। नेक्स्ट फैक्टर है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। अब देखो, जो ड्रग था वो ब्लड सर्कुलेशन में आ रहा था, और ब्लड सर्कुलेशन में क्या प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट होती है, एल्बुमिन, ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो जो ड्रग है वो इस एल्बुमिन से जाके क्या करेगा, बाइंड करेगा। ठीक है, पहले वो ड्रग एब्जॉर्ब होकर ब्लड सर्कुलेशन में आया और फिर वहां पे प्लाज्मा प्रोटीन लाइक एल्बुमिन वगैरह से बाइंड करके वो ड्रग जो है वो कैसा हो जाएगा, बाउंड फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, बाउंड फॉर्म में हो जाएगा, यानी कि जो ड्रग है वो क्या होगा कि एल्बुमिन से जाके बाइंड हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ये जाके एल्बुमिन, लेकिन सारे ड्रग्स नहीं, लेकिन कुछ ड्रग्स जो होते हैं वो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होकर इस तरीके से बाउंड फॉर्म में हो जाते हैं। और जब ड्रग बाउंड फॉर्म में होता है तो ये इनएक्टिव होता है, और जब ये फ्री फॉर्म में होता है तो एक्टिव फॉर्म में होता है। ओके, तो ये बाउंड फॉर्म में है। तो अब अगर इसे किसी टिश्यू या किसी सेल तक पहुंचना है तो उसको एक मेम्ब्रेन क्रॉस करके तब वहां तक पहुंचना पड़ेगा। तो ये काफी बल्की ग्रुप हो गया। ठीक है, ये काफी बल्की ग्रुप हो गया, तो इसको किसी भी मेम्ब्रेन को क्रॉस करना आसान नहीं होगा। इसलिए इस ड्रग का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो काफी मुश्किल हो जाएगा, ये ड्रग इजिली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। ओके, तो फिर इसका आगे का प्रोसेस नहीं होगा। लेकिन जो ड्रग फ्री फॉर्म में होते हैं वो इजिली मतलब मेम्ब्रेन को क्रॉस करके उस टिश्यू या सेल तक पहुंच जाते हैं और फिर उसके आगे का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग का कुछ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी होता है। जैसे कि अगर मान लो कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो होती है वो ड्रग के एब्जॉर्प्शन को फेवर करती है। मतलब कि अगर जो ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन से जितना ज्यादा बाउंड होगा वो उतना ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन में जाके मिलेगा, उतना ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। तो ये होता है। लेकिन अगर क्या होगा कि अगर मान लो कि ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड हो गया तो फिर ये आगे तो बढ़ ही नहीं पा रहा है, आगे तो ये डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हो पा रहा। तो फिर उस ड्रग का मेटाबॉलिज्म जो होता है वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो अगर ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन से जितनी ज्यादा बाइंड होती है उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन तो अच्छे से होता है, लेकिन उस ड्रग का मेटाबॉलिज्म जो होता है वो काफी डिले हो जाता है, स्लो हो जाता है। ओके, या फिर अगर मान लो कोई पॉइजनिंग का केस है, तो पॉइजनिंग के केस में अगर कोई ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन से बहुत ज्यादा बाउंड फॉर्म में है तो फिर वहां पे क्या होगा कि उस ड्रग को रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो ड्रग आगे मूव ही नहीं कर पा रही है, आगे वो किसी मेम्ब्रेन को क्रॉस इजिली नहीं कर पा रही है, तो उसको रिमूव करना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि जो अगर मान लो कि कोई भी ऐसा डिजीज कंडीशन है, लाइक अगर किसी को अनेमिया हो गया, ठीक है, या फिर क्रोनिक लीवर डिजीज है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि ऐसे पेशेंट्स के ब्लड में जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है लाइक एल्बुमिन वगैरह, तो इसका लेवल कम हो जाता है। तो अगर प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल कम हो जाएगा तो जो ड्रग है वो प्लाज्मा प्रोटीन से उतनी बाइंड नहीं हो पाएगी, यानी कि ड्रग बाउंड फॉर्म में ज्यादा नहीं होगा, फ्री फॉर्म में ज्यादा होगा, एक्टिव फॉर्म में ज्यादा होगा। तो उस ड्रग की इस तरह से टॉक्सिसिटी भी हो सकती है कि अगर ड्रग एक्टिव फॉर्म में हमारे बॉडी में ज्यादा हो गया तो उस ड्रग की टॉक्सिसिटी भी इस तरीके से हो सकती है। तो दैट इज ऑल अबाउट प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, और ये था हमारा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन।
अब ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में एक और इंपॉर्टेंट टर्म्स आता है, दैट इज एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब देखते हैं कि ये एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आखिर होता क्या है। ओके, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? तो पहले तो ये एक हाइपोथेटिकल वॉल्यूम है, ठीक है। अब ये होता क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ ड्रग दैट इज अवेलेबल इन प्लाज्मा आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो ड्रग हमारे ब्लड सर्कुलेशन से हमारे बॉडी के अलग अलग टिश्यू, सेल्स, ऑर्गन्स तक डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूट होने के बावजूद भी कुछ अमाउंट में ड्रग जो है वो हमारे प्लाज्मा में रह जाता है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट होने के बावजूद जितना वॉल्यूम ऑफ ड्रग हमारे प्लाज्मा में रह जाता है, अवेलेबल होता है, उसी को हम एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग यानी कि जितना अमाउंट में जितना डोज हमने ड्रग का दिया किसी भी पेशेंट को, उतना, और फिर प्लाज्मा में डिस्ट्रीब्यूट हो जाने के बाद प्लाज्मा में कितना अमाउंट ऑफ ड्रग अवेलेबल है वो, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल कि अगर हमने किसी पेशेंट्स को 1000 mg ऑफ ड्रग दिया है, ठीक है, ठीक है, अगर हमने किसी पेशेंट को 1000 mg ऑफ ड्रग दिया और उसी पेशेंट का अगर हमने मान लो कि 1 लीटर या फिर थोड़ा मतलब उसका प्लाज्मा कंसंट्रेशन, उसका प्लाज्मा सैंपल हमने कलेक्ट किया, तो उसके 1 लीटर, मान लो कि 1 लीटर ऑफ प्लाज्मा सैंपल में उसका मान लो कि 50 mg ऑफ ड्रग हमें उसमें मिला, कि हमने उसका थोड़ा सा प्लाज्मा सैंपल लिया, उसमें हमें उसका उसी ड्रग का 50 mg हमें उस ड्रग का उसमें मिला, ठीक है। मान लो कि 50 mg हमें उसका उतना सा प्लाज्मा सैंपल में हमें मिला, तो उसका एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 1000 हमने उसको दिया था और 50 हमें उसमें प्लाज्मा में मिला अवेलेबल, ठीक है। तो 20 लीटर वॉल्यूम है तो लीटर में आएगा। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि मतलब वो ड्रग जो है वो हमारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाने के बावजूद भी वो प्लाज्मा में कितना अमाउंट में वो ड्रग अभी अवेलेबल है, 20 लीटर ऑफ ड्रग जो है वो उसके प्लाज्मा में अभी भी अवेलेबल है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाने के बावजूद भी, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं इस फॉर्मूला को यूज करके। तो ये था एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, जो ड्रग्स की मॉलिक्यूलर वेट जितनी ज्यादा होगी या फिर जो ड्रग जितना ज्यादा प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड होता है, तो वो ड्रग उतना ज्यादा बल्की होगा, तो उस ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन ही कम होगा। तो अगर उस ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कम हो रहा है तो उसका एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी तो कम होगा, क्योंकि वो ड्रग नेक्स्ट आता है रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि आपको ये टर्म से ही पता चल रहा होगा कि रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या है। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो रहा था कि ब्लड सर्कुलेशन से जो ड्रग है वो हमारे बॉडी के अलग अलग सेल्स, टिश्यू तक डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, लेकिन अब रीडिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि वहां तक पहुंचने के बावजूद भी मतलब ड्रग का फिर से डिस्ट्रीब्यूशन होना, ठीक है। मान लो कि कुछ हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं, मतलब कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा लिपिड सॉल्युबल होते हैं, जैसे थायोपेंटोन, ठीक। तो अगर हमने ये ड्रग किसी पेशेंट को आईवी के थ्रू दिया, ठीक है, तो ये ड्रग जो है वो सबसे पहले कहाँ जाएगा? जहां पे ब्लड फ्लो ज्यादा है, जिस ऑर्गन में, जिस एरिया में ब्लड का फ्लो ज्यादा होगा, जैसे ब्रेन हो गया, तो इन सब एरिया में पहले वो ड्रग सबसे पहले जाएगा, ठीक है। और वहां पे ये ड्रग जनरल एनेस्थेसिया का है तो वो जनरल एनेस्थेसिया कॉज करेगा, लेकिन विद इन फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स के अंदर ही वो ड्रग जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके कहाँ आ जाएगा? ब्लड में आ जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएगा, और फिर वहां से वो ड्रग जो है वो जहां जहां सप्लाई नहीं हुआ था, जैसे जो लेस परफ्यूज्ड एरियाज होते हैं जहां पे ब्लड का फ्लो क्या होता है, उतना ज्यादा नहीं होता है, कम होता है, जैसे एडिपोज टिश्यू हो गया, स्केलेटल मसल हो गया, तो यहाँ पे ब्लड का फ्लो बहुत ज्यादा नहीं होता, तो फिर ब्लड सर्कुलेशन से वो ड्रग जो है वो इन सब एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो मतलब ऑलरेडी वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, फिर वहां से वो ब्लड में आया, और फिर ब्लड सर्कुलेशन से वो ड्रग जो है वो फिर लेस परफ्यूज्ड एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, इसी को बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ओके।